जो भी लोग हमारे किसान भाई भी इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, उनके लिए बहुत मुझे लगता है कि ऐसा आप जवाब दिया है, उनके लिए नई जानकारी है कि अभी तक हम सब लोग, मैं भी जैविक खेती को ही प्राथमिकता देता था और मेरा मानना था कि रासायनिक खेती से जैविक खेती अच्छी है और इसी को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। लेकिन आज पहली बार आपसे बात करने के उपरांत मुझे पता चला कि जैविक खेती से भी अच्छी प्राकृतिक खेती है। तो जैविक और प्राकृतिक में मैं फर्क जानना चाहता हूँ। ये आपने जैविक सुना, प्राकृतिक जी। प्राकृतिक खेती में 1 एकड़ के लिए कुल 10 किलो गोबर की जरूरत है और जैविक खेती में 1 एकड़ के लिए 300 क्विंटल की जरूरत है। ये अंतर है। कैसे है? हम बनाते हैं घन जीवामृत। अच्छा। वो कैसे बनता है? देसी जो गाय, हमारे साइंटिस्ट ने, अनेक लोगों ने इस पर एक्सपेरिमेंट किए। डॉक्टर बलजीत सारन इस समय यहाँ आए भी हुए हैं। अच्छा। वो एक सेमिनार में मैंने अभी इस कार्यक्रम के बाद जाना। उन्होंने रिसर्च किया लैब में महीनों, देसी गाय जो भारतीय नस्ल की लोकल गाय, साहिवाल, थारपारकर, राठी, गिर, हरियाणवी, कांकरेज, इनके 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ तक सूक्ष्म जीवाणु हैं। और जो गाय दूध नहीं देती, जिनको लोगों ने सड़कों पे छोड़ दिया, उन गायों के गोबर में वो सूक्ष्म जीवाणु 500 करोड़ तक हो जाते हैं, क्योंकि वो दूध नहीं देती। उनकी एनर्जी जो दूध देने में लगती वो जीवाणु बनाने में लगती। तो उनका गोबर और गोमूत्र दोनों दूध देने वाली से भी ज्यादा गुणकारी है। लेकिन बाकी जितने पशु हैं उनमें सबसे उत्तम गोबर और गोमूत्र देसी भारतीय नस्ल की गाय का पाया। तो हम क्या करते हैं, एक जीवामृत बनाते हैं। जीवामृत में 200 लीटर का एक ड्रम लेते हैं, उसमें लगभग 170-80 लीटर पानी भर देते हैं। ये जो देसी गाय है 24 घंटे में 8 से 10 किलो गोबर देती है, 8 से 10 किलो गोमूत्र देती है। तो गोबर गोमूत्र वो 8-10 किलो घोल के इस ड्रम में छोड़ देते हैं और 1.5 से 2 किलो गुड़, 1.5 से 2 किलो किसी भी दाल का बेसन और 1 मुट्ठी मिट्टी इस ड्रम में घोल के डाल के और लकड़ी के डंडे से, इस ड्रम को हम छाए में रखते हैं और लकड़ी के डंडे से घड़ी की सुई की तरह 5 मिनट सवेरे 5 मिनट शाम 2 बार घोलना है। 4 से 5 दिन में ये 1 एकड़ के लिए कल्चर बन गया। इसको आप खाद न कहिए, कल्चर कहिए, जामुन कहिए। जैसे 1 क्विंटल दूध में 100 ग्राम दही डाल दे तो सारा दूध दही में हो जाता है, ये वैसे होता है। अब अवस्थी जी विचार कीजिए, गाय के जब 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ जीवाणु है, तो इसमें तो 10 किलो गोबर पड़ा है। इसमें कितने जीवाणु होंगे? 30 लाख करोड़ जीवाणु होंगे। और उन सूक्ष्म जीवाणुओं में खाने के लिए उनको दाल का बेसन मिल गया, प्रोटीन मिल गया, उससे वो बलवान बनेंगे। और उसमें गुड़ दे दिया तो उससे वो मल्टीप्लाई होंगे, बढ़ेंगे और मिट्टी के जीवाणुओं में मिलके वो कल्चर का काम करेंगे। और डॉक्टर बलजीत सारन ने रिपोर्ट मेरे को दी कि ये सूक्ष्म जीवाणु हर 20 मिनट में इस ड्रम में डबल होते हैं। अच्छा। हर 20 मिनट में। और कब तक होते हैं? 72 घंटे तक होते हैं। 72 घंटे के बाद ये वहीं रुकते हैं, फिर ये डाउन मरने शुरू हो जाते हैं। तो हमने 5 और 10 दिन के बीच में इसको खेत में डाल देना चाहिए बनने के बाद। 5 दिन तो इसके बनने में लगेंगे। अगले 5 दिन में स्प्रिंकल से, ड्रिप से, खुले पानी में 1 एकड़ में जाना चाहिए। तो होगा क्या? अब ये सूक्ष्म जीवाणु जब धरती में फैलेंगे तो धरती माँ में सब तरह के सूक्ष्म जीवाणु जो पहले से ने मार दिए, इनमें हजारों तरह के सूक्ष्म जीवाणु। तो ये जब कल्चर का काम करके उनकी मात्रा को इतना बढ़ाएंगे कि असंख्य होंगे। इन सूक्ष्म जीवाणुओं में ऐसे भी सूक्ष्म जीवाणु हैं, साइंटिस्ट कहते हैं कि हवा में 78% नाइट्रोजन है। ये सूक्ष्म जीवाणु उसमें से 78% नाइट्रोजन को खींचते हैं और उसका भोजन बनाकर पौधे की जड़ को देते हैं। अच्छा, ये साइंटिफिक आश्चर्य की बात, बिल्कुल आश्चर्य की बात है।
तो ये वो काम करते हैं नंबर 1। नंबर 2 क्या करते हैं अवस्थी जी, हमारी जो धरती माँ है, वेदों में लिखा माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, भूमि हमारी माँ है, हम इनके पुत्र हैं। ये जैसे हमारी माँ बच्चे का पालन पोषण करती, धरती माँ सब प्राणियों का पालन पोषण करने की क्षमता है। ये धरती माँ में फास्फोरस है, जिंक है, पोटास है, कॉपर है, आयरन, सब कुछ है। लेकिन इसमें जो तत्व हैं वो गांठ बना के पड़े, जड़वत है। अपने आप इसके वो खनिज पौधे का भोजन नहीं बनते। भोजन कैसे बनते हैं? ये जो हजारों तरह के सूक्ष्म जीवाणु गौ माता के पेट से आए, धरती के सूक्ष्म जीवाणु हैं, ये उन तत्वों को खाते हैं। आयरन को, फास्फोरस को, जिंक को, पोटास को, ये खाते हैं और खा के उसका भोजन बना के पका कर पौधे की जड़ को देते हैं। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि धरती में जितने ज्यादा सूक्ष्म जीवाणु होंगे, जितने ज्यादा सूक्ष्म जीवाणु होंगे, उतना ही नाइट्रोजन बनेगा, उतना फास्फोरस, जिंक, पोटास, सब कुछ की पूर्ति ये करेंगे धरती में। अलग से डालने की जरूरत नहीं है। तो ये कितना जो 20 लीटर बताया आपने ड्रम, इसमें इतना नाइट्रोजन मिल जाता है 1 एकड़ के लिए? 1 एकड़ के लिए केवल 20 लीटर? हाँ, ये नहीं, 100 लीटर हो गया। 100 लीटर, अच्छा हाँ, 100 लीटर हो गया। 100 लीटर। और आप ये शुरू में जब रासायनिक से प्राकृतिक खेती में आते हैं जी, तो ये आप हर 15वें दिन 1 ड्रम दे सकते हैं। हर 15वें दिन हर पानी के साथ छोड़ना, हर पानी के साथ छोड़ दीजिए। जब भी पानी देना खेत में 1, 2, 3 ड्रम तक शुरू में डाल दें, कोई नुकसान नहीं जी। और 15 दिन में इसका स्प्रे करना जीवामृत का जी। 15 लीटर पानी ले लो, 2-2.5 लीटर उसमें जीवामृत डाल के उसका स्प्रे ऊपर करेंगे। आपने मेरा एक किचन गार्डन देखा? हाँ, हरा भरा, बिल्कुल हरा भरा एकदम, ये लदा पड़ा, हाँ, इतनी सब्जियां पैदा होती बिल्कुल हैं, नेचुरल पूरा। लोगों को बांटते हैं जी। इतना पैदा होती है और बिल्कुल अमृत जैसा। अब इसमें 1 एकड़ में अगर हम खर्चे की बात करें, जो आप प्राकृतिक खेती की बात करें, तो क्या खर्चा आता होगा कुछ? अब खर्चा 2 किलो तो गुड़ लगेगा जी, और 2 किलो बेसन लगेगा। मिट्टी खेत की है, गाय घर की, कुछ भी नहीं लगता, कोई खर्चा। ये खर्चा है। इसलिए इसमें लागत 0 और उत्पादन हीरो। उत्पादन हीरो। और इसको जो नहीं से पर्यावरण दूषित होगा, जिस काम पे सरकारें अरबों रुपया खर्च करती हैं, प्राकृतिक खेती से नेचुरल रूप से धरती में पानी जाएगा और वाटर लेवल ऊपर आएगा, न बाढ़ आएगी न अकाल पड़ेगा। रासायनिक खेती ने सारी धरती के स्रोत बंद कर दिए, पत्थर जमीन बना दी, जमीन मिट्टी पानी पीती नहीं। धरती का पानी हमने पंपों से निकाल दिया, धरती का पानी आ गया बाहर, नया गया नहीं। तो 600, 700, 1000 फीट गुजरात में पानी जमीन में नीचे चला गया। यदि प्राकृतिक खेती होगी तो पानी उपजाऊ मिट्टी को बहाकर न नदी नालों में ले जाएगा, न बाढ़ आएगी और धरती का वाटर लेवल बढ़ेगा। एक दूसरा, जब अकाल पड़ेगा, गर्मी है, लूएं चलती हैं, जून का मई का महीना है, उस समय पेड़ को पानी कहाँ से आएगा? उस समय पानी आएगा जब धरती तपेगी, तो धरती के नीचे नमी है, तो धरती में वाष्प बनता है और वो वाष्प इन केचुए के छिद्र से ऊपर आकर के पौधे की जड़ की सिंचाई करता है। अकाल में भी पौधा सूखेगा नहीं और वर्षा में पौधा मरेगा नहीं। दोनों का समाधान प्राकृतिक खेती है। मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ कि ये जो आपने बताया निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत बड़ी जानकारी है। मुझे लगता है जो दर्शक देख रहे होंगे उनके लिए भी बड़ी जानकारी है। तो अगर ये जो खेती होगी और इस खेती से जो अन्न उत्पन्न होगा, वो अन्न को लोग जब खाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है इससे फायदे भी बहुत होंगे, क्योंकि हमें रासायनिक अन्न खा रहे हैं, उससे भी नुकसान काफी है। मुझे लगता है तमाम बीमारियों की जड़ है जो आजकल जो रासायनिक हम लोग अन्न खा रहे हैं, तो इससे काफी फायदे होंगे। निश्चित। अवस्थी जी, आप विचार करिए, 60 के दशक से पहले जब रासायनिक खेती नहीं थी, कैंसर को कौन जानता था? डायबिटीज को कौन जानता था? हार्ट अटैक को कौन जानता था? जितने रोग ये बढ़े हैं, ये सब हमारे खान पान के दोष के कारण। यदि प्राकृतिक आहार लेंगे
तो ये सब बीमारियां स्वतः ही खत्म होंगी। प्रधानमंत्री जी का सपना है भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना। जी। तो क्या जो आप बता रहे हैं इसका मतलब है कि अगर प्राकृतिक कृषि को हम बढ़ावा दें तो आत्म भारत जो बनाने का सपना प्रधानमंत्री जी का हो उसमें बड़ा अहम रोल प्ले करेगी? जी, बहुत बड़ा कारण क्या है? रासायनिक खेती में किसान कर्जे में डूबता है। अब मैं एक उदाहरण देता हूँ। किसान एक फसल के लिए 10 से 15 हजार रुपया साहूकार से पैसा कर्जे में लेता है। यूरिया, DAP, कीटनाशक उसमें डालता है और जब फसल तैयार हो गई, तूफान आ गया, वर्षा आ गई, ओले पड़ गए, फसल खत्म हो गई। अब वो बेचारा कहाँ से उसका पैसा वापस उतारेगा? यदि प्राकृतिक खेती करता, उसने कर्जा तो लिया नहीं। यदि फसल मर भी गई तो कम से कम कर्जे के बोझ से 6 महीने के बाद दूसरी आएगी, बच तो जाएगा वो। और दूसरा, इसमें खर्चा है नहीं, उत्पादन कम होता नहीं और उसकी जमीन आने वाली पीढ़ियों के लिए उर्वरा बचेगी, धरती में पानी का स्रोत बढ़ेंगे, जलवायु शुद्ध रहेगा। तो ये आत्मनिर्भरता की दृष्टि से इसमें खर्चा ही नहीं होगा। इसके लिए सरकार किसानों को क्या प्रोत्साहन दे जिससे कि प्राकृतिक कृषि और बढ़ावा दिया जाए? गुजरात सरकार ने बहुत बढ़िया प्रयास किया है। हमारे यहाँ अलग बोर्ड की, प्राकृतिक बोर्ड की स्थापना की है जी। और उस बोर्ड में आत्मा एक विभाग है एग्रीकल्चर का, वो हमें सौंप दिया। अब 2 अधिकारी अलग नियुक्त किए। इसमें कुछ भी खर्चे की बात ज्यादा नहीं है। इसमें केवल किसानों को प्राकृतिक खेती करने की ट्रेनिंग देनी और ये ट्रेनिंग 2 से 3 दिन में हर फसल के लिए दे दी जाती है। तो हमारा मिशन है कि इसमें अधिक से अधिक ट्रेनर बनाए जाए और हमने ये काम शुरू कर दिया। इस समय लगभग 1000 ट्रेनर अगले 2 महीने में हम गुजरात में तैयार कर देंगे, जो भारत में हर प्रदेश में जाकर प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग लोगों को देंगे। प्रधानमंत्री जी से आपकी इस संबंध में कुछ बात हुई कि प्राकृतिक कृषि को और बढ़ावा दिया जाए? उस पर प्रधानमंत्री जी ने कुछ कहा? प्रधानमंत्री जी इतनी रुचि रखते हैं, वो बार बार कहते हैं हमारा किसान समृद्ध हो, उन्नत हो, खुशहाल हो, आत्मनिर्भर हो, धरती जहरीली होने से बचे, पानी पीने लायक बचे, हमारा पशुधन समृद्ध हो, देश के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो। इसी सोच को लेकर ये सारा प्रयास मैं तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरे से ज्यादा प्रधानमंत्री जी की रुचि, तो प्रधानमंत्री जी ने तभी हो पाया। आपसे विस्तृत बात हुई इस संबंध? अमित शाह जी, प्रधानमंत्री जी दोनों इतनी रुचि लेते हैं। हमारे मुख्यमंत्री, सब लोगों ने एक विचार बना कि इससे ही कल्याण भारत का होगा। मैं ये जानना चाह रहा कि अगर सरकार प्राकृतिक कृषि जो किसान कर रहे हैं उसको बढ़ावा देने के लिए उनकी जो फसलें हों एक निर्धारित मूल्य किया जाए, इससे भी कुछ प्रोत्साहन होना चाहिए किसानों का। जी, उन्होंने माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में सहकारिता विभाग की ओर से जी सहकारी समितियां बनाने का निर्णय। अब हमने गुजरात में 80 FPO बना दिए जो प्राकृतिक खेती के उत्पाद के लिए जी। और हमारे गुजरात के बड़े बड़े शहरों में हमारे DM के द्वारा हॉट बना दी है कि जो हर रविवार को किसान अपना उत्पाद बेचते हैं, लोग लेके जाते हैं। और अब ऐसी डिमांड हो रही है कि जो प्राकृतिक खेती करता किसान, लोग उनके घर से जाके खरीदते हैं जी। कोई कैंसर से मरना नहीं चाहता, सब स्वस्थ रहकर जीना चाहते हैं। तो सरकार मार्केटिंग के लिए भी काम कर रही है और ट्रेनिंग का भी काम कर रही है। कुछ प्रधानमंत्री जी ने बताया जा रहा है कुछ फंड भी एलोकेट किया है। प्रधानमंत्री जी ने पहली बार 1500 करोड़ रुपया कृषि विभाग में केवल प्राकृतिक खेती के प्रोत्साहन के लिए निश्चित किया जी। और धीरे धीरे ये मिशन बढ़ाते जा रहे हैं। और केंद्रीय कृषि मंत्री कृषि जो हमारे तोमर जी वो भी लगे हैं जी, चौधरी जी भी लगे हैं, कैलाश चौधरी जी सब, और ICR के लोगों ने भी अब इससे स्वीकार किया। हमारी यूनिवर्सिटीज में भी एक्सपेरिमेंट शुरू हो गए हैं और पाठ्यक्रम भारत सरकार ने शुरू कर दिया है। गुजरात के किसानों की अगर बात की जाए तो यहाँ की कृषि की जो विकास दर है अन्य प्रांतों से काफी अधिक है। अन्य प्रांतों में भी किसान समृद्ध बने, इसके लिए आपकी कोई योजना है?
इसके लिए मेरा तो सीधा मानना है कि प्राकृतिक खेती की ओर किसान आएगा तो समृद्धि का रास्ता खुलेगा। रासायनिक में अब इतना खर्चा बढ़ चुका है कि किसान कर्जे से मुक्त हो ही नहीं सकता। प्राकृतिक खेती में लागत शून्य है, उत्पादन कम होता नहीं, जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, पानी की 50-60% बचत होती है। एक गाय से 20-30 एकड़ तक की खेती किसान कर सकता है, एक गाय से, और जैविक में 30 गाय से 1 एकड़ की खेती करता है। अभी कोरोना कार्यकाल में गुजरात में जिस तरीके से फ्रंट लाइन वॉरियर्स ने काम किया वो काफ़ी सराहनीय है और आपने खुलकर कोरोना वॉरियर्स को सपोर्ट किया। तो आपको लगता है कि इस तरीके जो प्राकृतिक कृषि है, अगर इसका सेवन लोग करेंगे, इसकी खेती में जो अन्न उपजेगा उसको खाएंगे, तो ये समस्या है, इम्यूनिटी सिस्टम अपने आप बढ़ेगा? बिल्कुल, आप अवस्थी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी कोरोना का एक मुख्य फंडा आया कि जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, जिसकी कमजोर थी वो चला गया। तो प्राकृतिक आहार जब लेंगे तो निश्चित रूप से वो इम्यूनिटी बढ़ाएगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी तो रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी, और ये काम रसायन वाली भी करती है और प्राकृतिक स्ट्रॉन्ग करती है। जी, एक आपने एक किताब मैंने पढ़ी है आपकी, ये प्राकृतिक कृषि, इसमें तमाम मुद्दों पर बात की है आपने। एक गाय पे भी काफ़ी लिखा है और आपने इसमें लिखा है कि गाय जो हमने रिसर्च किया उसमें ऑस्ट्रेलिया की गाय और हमारे हिंदुस्तान की गायों में काफ़ी अंतर है। वहाँ का ये 1 साइज मिल्क होता है, हमारा ये 2 मिल्क होता है, ये भी काफ़ी उपयोगी होता है। साथ में इसमें मैंने पढ़ा है, उसमें आपने ये भी लिखा कि गाय अगर जा रही है, उसने वहाँ अपना गोबर किया तो उसमें से नीचे से कीड़े निकल आते हैं, जो ये दिखाते हैं कि अभी भी रासायनिक खादों के कारण वो कीड़े अंदर चले गए, और वो अगर गाय का गोबर जो है उसमें इतना आकर्षण पैदा करता है, भोजन है। तो ये पूरी किताब के बारे में मैं जरूर जानना चाहता हूँ कि ये किताब आपने इससे क्या क्या फायदे हो रहे हैं और कहाँ कहाँ वितरित हो रही है? मैंने निःशुल्क बांट रहा हूँ जी, विभाग निःशुल्क दे रहा, मैंने लाखों पुस्तकें छपवाई हैं। अच्छा, हमारा कृषि विभाग में भी इनको छपवा के हर किसान के घर में भिजवा। जो राष्ट्रीय स्तर पे आपकी छवि उभर के आ रही है वो है कि प्राकृतिक कृषि पे, तो सिर्फ गुजरात में ही किताबें मत बंटवाइए, इसके अलावा में देश में मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ लेके जाता हूँ। अच्छा, लेके जाता और वहाँ की सरकारों को देता हूँ और कहता हूँ इसका फ्री में छपवाइए आप जी, इसका कोई चार्ज नहीं, इसकी सेवा भाव, किसान सेवा। तो अभी कितने स्टेट हैं जो किताबें निःशुल्क छपवा रहे हैं और किसानों? लगभग जिन जिन स्टेट में मैं गया हूँ वो सब कुछ अभी संख्या बढ़ाने की जरूरत है। हाँ, ये प्रत्येक प्रदेश में अभी इसमें इस साल मैंने इतना काम करना, प्रधानमंत्री जी ने टारगेट हमें दिया कि गुजरात में आज़ादी का अमृत महोत्सव काल में अगले 15 अगस्त तक हर पंचायत में 75 किसान कम से कम प्राकृतिक खेती के खड़े करें। हर गांव में, हर पंचायत में कम से कम 75 किसान। अब वो करेंगे तो बाकी भी अपने आप बढ़ेंगे। और ये अभियान पूरे देश में चलाऊंगा, मैं पूरा काल इस काम के लिए दूंगा। ये 1 और ये 2 बिल के बारे में हम जानना चाहते हैं, जो आपने किताब में लिखा है, क्या फर्क है ये 1 और ये 2 में? देखिए, ये रिसर्च हमारी नहीं है जी, ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने की है। उन्होंने पाया कि जो उनकी हॉस्टन फ्रीजन जर्सी गाय है उनका दूध A1 है, जिसमें अवसाद बढ़ता है, उसमें रोग से लड़ने की क्षमता कम होती है, उसमें वो गुणवत्ता नहीं जो भारतीय नस्ल के दूध में। यहाँ बच्चा विकसित होता है बुद्धि क्षमता से, शारीरिक बल से, ये पोषक ज्यादा है हमारा दूध, और इसकी कोई नकारात्मक प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता, जबकि उनका पड़ता है। एक आखिरी सवाल कि चाहे यूपी हो या अन्य ऐसे प्रांत हैं जहाँ पर छुट्टा जानवर, विशेषकर गाय जो दूध नहीं देती, उनको छोड़ दिया जाता है, वो फसलों को नुकसान करती है, तो आप प्राकृतिक कृषि के बदौलत जो जिस तरीके से उनका गोबर की आप बात कर रहे हैं, तो इससे क्या एक बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है कि जो छुट्टा पशु? इससे ही समाधान होगा, दूसरा कोई है नहीं जी। आप किसी भी चीज का उपयोग बढ़ा दो तो वो चीज अपने आप कीमती बन जाएगी। इस गाय को लोगों ने इसके रहस्य को समझना चाहिए कि इसका गोबर गोमूत्र अमृत है। जहाँ दूध बालक और हम सब के लिए स्वास्थ्यवर्धक है, उसके साथ धरती माँ के स्वास्थ्य के लिए दुनिया में गाय के गोबर और गोमूत्र से बढ़कर कोई तत्व नहीं।
यदि उससे जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत बना के उपयोग करेंगे तो गाय दूध से भी ज्यादा उपयोगी कृषि के लिए। और ये जो घूमती गाय है, मैंने बताया, इनके गोबर गोमूत्र में तो दूध देने वाली से भी ज्यादा गुणवत्ता आ जाती है, इसके जीवाणु डबल के लगभग हो जाते हैं। एक आखिरी सवाल, क्योंकि आपने समय आज बहुत दिया, आपका व्यस्त समय हम लोगों ने लिया, कि जिंदगी का जो आपने सामाजिक सफर तय किया, संघर्ष से पूर्ण रहा है, कि जहाँ पर 10 बच्चे थे वहाँ आप हजारों पढ़ रहे हैं, गुरुकुल की अगर नींव तो नहीं मैं कह सकता हूँ, गुरुकुल पहले से थे, लेकिन उसको आधुनिकता के साथ जो जोड़ने का काम किया है वो निश्चित रूप से सराहनीय काम है और अन्य प्रांतों के भी लोगों को इससे सीख लेनी चाहिए। जिंदगी में ऐसा क्षण आया जब आपको निराशा हुई है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, और साथ में ऐसा कोई क्षण जब आप इतना प्रसन्न हुए, लगा कि सब कुछ मिल गया? आपने बड़ी खोजपूर्ण बात सामने रखी जी। मैं अवस्थी जी जब गुरुकुल कुरुक्षेत्र में संघर्ष के साथ न कोई दान देता था, न कोई बच्चे अच्छे भेजता था, न हमारी जमीन हमारे पास थी, मैं गांव-गांव में 5-5, 10-10 किलो गेहूं चावल इकट्ठे करके बोरी में डाल के कंधे पे रख के इकट्ठे करता था। मेरे पास इतने भी पैसे नहीं थे, मैं टेम्पो में डाल के उनको गुरुकुल के बच्चों तक ले आऊं। मैं किसान को बोलता था, दिन भर जो मैं इकट्ठी करता, उसको बोलता भाई आपको पुण्य लगेगा, मैं आपकी ट्रॉली में भर दूंगा, इनको गुरुकुल में छोड़ दूंगा। ऐसा काम मैंने किया। उन्हीं दिनों में गर्मी के दिन थे, लूएं चल रही थी, गांव में मैं भिक्षावृत्ति कर रहा था, तो मेरे को लू लग के बुखार हो गया। मैंने सोचा तू बुखार में लेट गया तो ये गेहूं का सीजन चला जाएगा, फिर कुछ मिलेगा नहीं, ये बच्चे भूखे मरेंगे। मैं क्रोसिन की गोली अपने आप खाता और काम पे लगता, हर 2-3 घंटे में खाता, फिर काम पे लगता। 2-3 दिन मैं ऐसे मांगता रहा, लेकिन मेरे को बुखार वो टाइफाइड में बदल गया। वो फिर इतना घातक हो गया, मेरे को 104 से नीचे बुखार ना रहे, चला ही नहीं जाए, गिर पड़ा मैं। मेरे को हॉस्पिटल में भर्ती किया। 10-12 दिन में बुखार तो टूट गया, लेकिन एंटीबायोटिक इतनी तेज दवाइयां दी गई, मेरी बड़ी आंत में जख्म होके ब्लीडिंग हो गई। और ब्लीडिंग इतनी चली, मैंने सोचा दवाई की गर्मी ठीक हो जाएगी। लापरवाही मैंने की, समझ थी नहीं। 88 kg मेरा वजन था और ये धीरे धीरे 53 पे आ गया। मैंने जो जो दवा की त्यों त्यों रोग बढ़ता गया। आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, एलोपैथी, कोई रोग कुछ दूसरा था, इलाज कुछ और चल रहा। अंत में जब मेरे को हर समय में लेटरिन जाऊं तो ब्लड ही ब्लड आए, 20 बार जाऊं 20 बार ब्लड आए, खाना पीना बंद हो गया। तो मेरी ऑल इंडिया मेडिकल दिल्ली, पीजीआई चंडीगढ़, अपोलो दिल्ली, मेरे टेस्ट परिवार के लोगों ने कराए, वीडियो एंडोस्कोपी से अंदर चेक किया तो उन्होंने कहा इनकी तो आंतें खत्म हो गई, अब ये तो 1-2 साल से ज्यादा जिंदा नहीं होगा। उन दिनों इतनी ऑपरेशन की सफल व्यवस्थाएं भी नहीं थी, आंत काट के बाहर फेंकने की तैयारी। ऐसी अवस्था में मैं प्राकृतिक चिकित्सालय में गया। प्राकृतिक चिकित्सालय में जाकर मेरा 21 दिन पानी उपवास किया गया उस हालत में, उस समय। हाँ। ये किस सन की बात है? ये है 1998। 1998। तो ये कौन सा केंद्र था जहाँ ये पांचली में एक जगह थी मेरठ के पास, स्वामी जगदीश्वरानंद नाम के 94 साल के एक सन्यासी थे जी, जिन्होंने मेरा इलाज किया। मैं 3.25 महीना उनके पास रहा। वहाँ पूरा दिन मैं पढ़ता था प्राकृतिक चिकित्सा की पुस्तकें और बाकी मैं इलाज करता था। उन्होंने मेरा अंदर पूरा शोधन कर दिया, ब्लड प्योरीफाई हो गया और वो हीलिंग होते हुए स्वस्थ हो गया। फिर मैंने गुरुकुल कुरुक्षेत्र में प्राकृतिक चिकित्सालय बना 100 बेड का। अब वहाँ लाखों लोग स्वास्थ्य लाभ लेके मेरे जैसे जा चुके हैं। तो ये वो क्षण थे जिनमें मेरी मृत्यु डिक्लेयर हो गई थी 98 में। अच्छा। और इस घटना ने मेरे को दोबारा जीवन दिया। और गुरुकुल का जो समग्र विकास हुआ वो कैसे हुआ, जब मैं जिंदा हो गया, मैंने हॉस्पिटल बनाया तो बड़े बड़े सेठ लोग जो मेरे जैसे बीमार थे वो इलाज के लिए आने लगे। मैं उनका इलाज करता था, उनको ठीक करता था और बदले में काम दे के कोई लाख रुपया, कोई 2 लाख गुरुकुल में दान देना शुरू किया। तो वहाँ भव्य भवन बनने शुरू हो गए और मैंने खूब बच्चों में मेहनत की तो वहाँ बच्चों की लाइन लगनी शुरू हो गई।
तो ये एक सफर मेरा बहुत और कोई खुशी का क्षण? और यही खुशी का क्षण था, दोबारा जिंदा हो गया, जी गया तो मैं अब यहाँ बैठा हूँ। आज आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे गुजरात के महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, जिन्होंने पूरे देश के किसानों से अपील की है कि वो प्राकृतिक कृषि को अपनाएं, क्योंकि प्राकृतिक कृषि ही उनकी उन्नति का आधार है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा है, उसमें प्राकृतिक कृषि का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। आज इस कार्यक्रम में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए समय न्यूज नेटवर्क। सारा पड़ा। जय हिंद, जय भारत। कच्ची झुग्गी में था बसेरा, अंधेरे में गुम थी जिंदगी। अब उज्जवल हुआ भविष्य हमारा, जहां झुग्गी वहां मकान। भाजपा ने वादा किया पूरा, सेवा ही विकार नहीं खोखले प्रचार। लड़ाकू विमान ने पहली परीक्षण में रचा इतिहास, बिना पायलट भरी उड़ान। आज